यदि हृदय में ज्वाला प्रज्वलित हो तो एक छोटी सी चिंगारी ही समूचे वन को स्वाह करने के लिए पर्याप्त होती है। चंद्रगुप्त, युद्ध करने के लिए हाथों में शस्त्र की आवश्यकता नहीं, हृदय में दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। धनानंद की सबसे बड़ी शक्ति है उसका धन, और वही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी है। और हम इसी दुर्बलता पर निर्ममता से चोट करेंगे। यही होगा हमारी इस क्रांति का प्रथम अध्याय, धनानंद का धन लूटना। महामाते, इन खाली संदूकों को देखो। कल ये सभी खाली संदूक स्वर्ण मुद्राओं से भरे होंगे। जब मगध की भयभीत प्रजा अपने अस्तित्व के लिए कर देगी और वो सभी कर इन संदूकों में भरे जाएंगे तो धनानंद का आनंद और भी बढ़ जाएगा। ईश्वर करे महामहिम कि हर दिन, हर वर्ष मगध का राजकोष इसी प्रकार बढ़ता है। मगध का कोष मेरा कोष। उचित कहा आपने महामहिम। मगध अर्थात सम्राट धनानंद, और सम्राट धनानंद अर्थात मगध। वो तो है महामाते, किंतु जब बात धन की आती है तो मैं थोड़ा भिन्न सोचता हूं। मगध से भिन्न आप तो जानते ही हैं महामाते। जी महामहिम, जानता हूं। इसलिए आपके प्रिय धन को उसके उपयुक्त और सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रबंध कर दिया है मैंने। एक ऐसा स्थान जो मगध में ही है, पर मगध के दृष्टि में नहीं। कल की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। कल ना केवल मेरा धन आ रहा है, अपितु मेरे तिल चट्टे के 3 मित्र भी आ रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं महामाते कि मुझे असक्षम लोग बिल्कुल नहीं बाते। निश्चिंत रहिए महामहिम। इस अमात्य राक्षस के होते हुए ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता जिसके मन में, जिसके मंशा में, जिसके प्रतिभा में सम्राट के प्रति सेवा भाव न हो। यदि इस मंशा के साथ महल में प्रवेश किया तो महल के नहीं, नरक के द्वार खुल जाएंगे हमारे लिए आचार्य। प्रसन्नता हुई है जानकर कि तुम्हें स्थिति की गंभीरता का अनुमान है। तुम वहां राजसेवक बनकर नहीं, अपितु मेरे सैनिक बनकर प्रवेश करोगे। और एक सैनिक के लिए सर्वोपरि होती है उसके सेनापति के प्रति उसकी निष्ठा, उसकी विश्वसनीयता। ये रुद्राक्ष की मालाएं देखते हो, इसके सभी मन के एक समान, केवल एक को छोड़कर। प्रत्येक माला में वो एक मन का, शेष से भिन्न है। रंग और आकार में ही नहीं, प्रवृत्ति में भी, क्योंकि वो मन का विषाक्त है। यदि महल में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहां तुम पकड़े जाओ या किसी को तुम पर संदेह हो जाए और बचकर निकलने का कोई मार्ग ना हो, कोई अन्य विकल्प शेष ना हो, और धनानंद या महल के अन्य किसी सदस्य को तुम्हारे कारण चंद्रगुप्त पर संदेह हो, या चंद्रगुप्त के प्राण ही संकट में पड़ जाएं, तो तुम वो मन का निगल लेना। क्रांति के इस महायज्ञ में, जिसमें आहुतियां देनी होंगी, इस परिस्थिति में ये माला तुम्हारी सहायता करेगी। आओ आगे बढ़ो। यही वो क्षण है जो तुम्हारे इस निर्णय का साक्षी बनेगा। किंतु आचार्य, शांत। चुनाव आज ही होगा
और बाहर से कोई आकर नहीं करेगा, तुम्हें ही करना होगा। क्रांति के इस महायज्ञ से पीछे हटने का ये अंतिम अवसर है। क्योंकि इस महायज्ञ में अब कूदे तो पुनः बाहर निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं बचेगा। बोलो, क्या निर्णय है तुम्हारा? क्रांति के इस महायज्ञ में हम तुम्हारे साथ हैं चंद्र। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हम सबकी लड़ाई है चंद्र। किशोरावस्था से युवावस्था की यात्रा आरंभ होती है। केवल चंद्रगुप्त की ही नहीं, तुम सबकी। कल का सूर्योदय धनानंद के विरुद्ध इस क्रांति का एक नया अध्याय लेकर आएगा। सेनापति भद्रसाल, ये है मेरे 3 मित्र जिनके विषय में मैंने सम्राट को बताया था। ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में पारंगत हैं। ये है इंद्रजलिक, इसकी नजर से कुछ नहीं चूक सकता, बड़ी तीव्रता के साथ ये गिनती कर सकता है, मेघों से गिरती बूंदों को तक गिन सकता है। और ये है मेरे मित्र धूमकेतु, बड़ा ही तीव्र धावक है, मगध में इससे तीव्र और कोई नहीं दौड़ सकता। और ये है स्थूलभद्र, इससे अच्छा रसोईया संसार में शायद ही कोई होगा। और इतना ही नहीं, ये व्यंजन को चखकर उसमें उपयोग की गई प्रत्येक सामग्री की विधि भी बता सकता है। तो स्थूलभद्र रसोई में कार्य कर सकता है, धूमकेतु संदेशवाहक दूत बन सकता है, और इंद्रजलिक इसे आप किसी भी कार्य क्षेत्र में करवा सकते हैं जिसमें गणना की आवश्यकता हो। आओ मित्र, मैं तुम सबको तुम्हारा कार्य बता देता हूं। इतनी भी क्या शीघ्रता है? मानता हूं मेरी लाडली बहन ने तुम्हें वचन दिया है कि तुम्हारे मित्रों को महल में सेवा के लिए रख लिया जाए, किंतु मेरी बहन ये भी जानती है कि मुझे असक्षम लोग बिल्कुल नहीं भाते।
इसलिए इनकी परीक्षा तो होनी चाहिए। इनकी परख और मेरा मनोरंजन, बड़ा आनंद आएगा। और सबसे बड़ी बात, कौतूहल की यदि ये परीक्षा में असफल हो गए तो सम्राट धनानंद क्या दंड देंगे? मेरे प्रिय दास, अब तुम अपने इस मित्र की आंखों पर ये पट्टी बांधोगे, कसकर। इसे कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। अब इसके सामने 4 व्यंजन रखे जाएंगे और इसे उन्हें चखकर सामग्री की जानकारी देनी होगी। उन व्यंजनों की सामग्री की सूची है मेरे पास, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका दिया उत्तर सही है या गलत। जाओ। व्यंजन एक, 2, 3, 4। इससे पहले कि तुम चुनौती आरंभ करो, मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूं कि इन पात्रों में से किसी एक पात्र में विष है। वो इसमें है या इसमें सत्य में मैं नहीं जानता, किंतु मैं जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। ये युक्ति दाई मां की, राज रसोई की मुखिया है ना, इसलिए अब तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हारे लिए राज रसोई का द्वार खुल जाएगा, और यदि तुम इस परीक्षा में असफल हुए तो राम 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 मृत्यु का द्वार। चुनौती आरंभ करो। मैं जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं कि इनमें से किस पात्र में विष है, पहले में, दूसरे में, चौथे में या तीसरे में। जल्दी करो। सम्राट, इस व्यंजन में तुलसी, तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग और हाँ, नमक के साथ साथ मधु का प्रयोग हुआ है। उत्तम। अब दूसरा व्यंजन चखो।
स्टूल। आराम से स्टूल, पानी पियो। स्टूल, तुम ठीक तो हो ना? जीवित है। इस व्यंजन में अत्यधिक मिर्च डाली गई थी। सामग्री। सम्राट, इस व्यंजन में हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ लहसुन, प्याज और अजवाइन का स्वाद अत्यधिक स्पष्ट है, किंतु आवश्यकता से अधिक दिगी मिर्च का प्रयोग किया गया इसमें। सम्राट का तो मुंह जल जाता। तीसरा। सम्राट, इस व्यंजन में विष है सम्राट। एक कुशल रसोइया केवल स्वाद से ही नहीं, व्यंजन की सुगंध से भी यह बता सकता है कि उसमें किन किन मसालों और सामग्री का प्रयोग किया गया है। और इस व्यंजन की महक यह स्पष्ट है कि इसमें विष है, यह विषक्त है। उत्तम। पट्टी खोल दो इसकी। अब तुम्हें और व्यंजनों को चखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम आज से राज रसोई में कार्य करोगे और दाई मां के सानिध्य में काम करोगे। अब देखना यह है कि तुम धूमकेतु कितना तेज दौड़ते हो। स्टूल, तुम्हें केवल महक से कैसे ज्ञात हो गया कौन सा पात्र विषक्त है और कौन सा नहीं? मती घूम गई है तुम्हारी। केवल महक से मैं ये कैसे बता सकता था कि किस पात्र में विष है? मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा चमत्कार तो चंद्रगुप्त का था। मैंने नहीं, मेरी माँ ने मेरी सहायता की। जब माँ सभा में स्थूल के लिए वो चारों पात्र रख रही थी तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने तीसरे पात्र को थपथपाया। मैं समझ गया कि इस संकेत से वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी। बस फिर क्या, प्राणों पर संकट देख इस मंद बुद्धि की भी बुद्धि काम कर गई। सम्राट की घोषणा के पश्चात जब चंद्र मुझे पात्रों के पास लेकर गया तो उसने मेरी तीसरी उंगली पर चुटकी काटी और मैं चंद्र के संकेत को समझ गया। वाह चंद्रगुप्त, अद्भुत। अब तुमने जैसे स्थूल की सहायता की ना, मेरी भी करना। सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। भद्रस्थाल मगध के सेनापति भी हैं और साथ ही मगध के सबसे तीव्र धावक भी। यदि तुमने इन्हें इस दौड़ में हरा दिया तो तुम्हें व्यक्तिगत राजदूत सेवा में रख लिया जाएगा। किंतु सम्राट, सेनापति भद्रसाल का मार्ग इतना स्वच्छ और धूमकेतु के लिए ये सब। एक राजदूत का कार्यपथ ऐसा ही होता है। मार्ग में कंकड़ आए, पत्थर आए, कांटे आए या फिर कांच के टुकड़े,
समय सीमा के मध्य ही संदेश पहुंचाना होता है, और वो भी गोपनीयता के साथ। अब जब कार्य सरल नहीं होगा तो फिर मार्ग सरल कैसे हो सकता है? मैं दोनों ही प्रतिभागियों के लिए शक्तिवर्धक काढ़ा लाई। ये तुम्हारे लिए और ये भद्रसाल के लिए। ये काढ़ा नहीं, अवश्य ही बाधा है धूमकेतु के मार्ग में। अरे लाइए सम्राट की दाइमा। इस दास के होते हुए यदि सम्राट की दाइमा ये कार्य करेंगी तो सम्राट क्या सोचेंगे? अब लाइए, ये काढ़ा मैं स्वयं उन्हें दे देता हूँ। लाइए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा कार्य है दाइमा। लाइए लाइए। बाएं तरफ रखा काढ़ा धूमकेतु के लिए फेंक। कल्पना करिए कि दोनों पात्र नहीं, दोनों आप है। कभी ये आगे भागेगा तो कभी आप आगे जाएंगे। दौड़ते दौड़ते दोनों एक दूसरे को देखेंगे, पर नहीं, अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाते हुए केवल लक्ष्य पर अपना ध्यान चाहती। आशा करता हूँ कि योग्य प्रतिभागी विजय प्राप्त करेगा। मैंने तो उस धूमकेतु के पात्र में एक ऐसी औषधि मिलाई थी जिससे वो धीमे भागता, किंतु इस दुष्ट चंद्रगुप्त ने दोनों पात्रों को ऐसे घुमाया कि अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किसने कौन से पात्र से काढ़ा पिया है। पता नहीं क्या होने वाला है। महामात्य, दौड़ आरंभ हो। मेरे 3 गिनते ही दौड़ आरंभ होगी। 1 2 3। भागो तुम। अद्भुत प्रतिभा के धनी हो तुम धूम केतु, और तुम मगध के सेनापति और सर्वश्रेष्ठ धावक होकर भी एक बच्चे से हार गए। धिक्कार है तुम पर भद्रसाल।
अब तुम मगध के सेनापति रहने योग्य हो या नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा। किंतु उससे पहले मेरे प्रिय दास के तीसरे मित्र की परीक्षा क्यों नहीं ले ली जाए? तो मेरे प्रिय दास, तुमने कहा कि तुम्हारा मित्र मेघों से गिरते जल तक की बूंदों को गिन सकता है। जरा सोचो, मेघों से यदि पणों की वर्षा हो तो परम आनंद। तो अब तुम्हारे मित्र को गिरते पणों को गिरना होगा। यदि उसने सही अंक बताया तो उसे महामात्य के सानिध्य में राजकोष में कार्य करने को मिलेगा, और यदि गलत अंक बताया तो अब तुम्हारे गणित की परीक्षा होगी, किंतु मेरे गणित के अनुसार एक गलती का मूल्य 100 कौड़े। चंद्र, मैं तो गया, ये कार्य मेरे से नहीं हो पाएगा। विश्वास करो इंद्र, तुम ये कार्य कर सकते हो। बस अपनी दृष्टि इन पणों पर नहीं, मुझ पर बनाए रखना, समझे? तो प्रारंभ करो। तो पणों की वर्षा समाप्त हुई। मुझे आशा है कि तुम्हारी गिनती पूर्ण हो गई होगी। जी जी सम्राट। बताओ। सम्राट, 5 सहस्त्र 234। महामात्य, क्या ये सही अंक है? नहीं महामहिम, जो गणना इसमें लिखी है उसके अनुसार ये पण है 5 सहस्त्र 235। एक पण की चूक हो गई। और एक गलती का मूल्य 100 कौड़े। किंतु सम्राट, यदि मैं आपसे यह कहूं कि वो एक पण इन शेष पणों के साथ कभी था ही नहीं, तो अर्थात उसका उत्तर तो केवल अमात्य जी के पास होगा। महामात्य,
मैं केवल यह देखना चाहता था मां महिम कि यह दास सजग है कि नहीं। उत्तम। गणना में कुशल, दृष्टि में सजग, इसको भी कार्य पर रख लीजिए महामात्य। और मेरे प्रिय दास, अब तुम अपने तीनों मित्रों को महल से परिचित करवा सकते हो। जो आज्ञा सम्राट। महल से तो तुमने परिचय करवा दिया, किंतु अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य से भी परिचय करवाओ। ये बताओ चंद्र कि तुमने वो मुद्राएं इतनी शीघ्र कैसे गिनी? हाँ हाँ चंद्र, बताओ ना, कौतूहल से तो मेरी श्वास अटक रही है। इसका पूरा श्रेय उस खुली शिखा वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। मेरे क्रोध को नियंत्रण में करते समय उस खुली शिखा वाले ब्राह्मण ने मुझे एक कार्य सौंपा था। चावल के इन कणों को तुम्हें एक एक करके गिनना होगा, वो भी मेरे निर्धारित किए हुए समय में। ये मूर्खतापूर्ण कार्य मैं नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। कार्य तो तुम्हें करना ही होगा चंद्रगुप्त, नहीं तो तुम इस काल कोठरी से बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर धनानंद से अपने प्रतिकार के बारे में तो भूल ही जाओ। मैंने चावल के इन कणों को स्वयं गिना हुआ और अंतिम संख्या मुझे भली भांति स्मरण है। यदि संख्या बराबर नहीं हुई तो कार्य पुनः आरंभ करना होगा। तुम्हारा समय आरंभ होता है अब। उस खुली शिखा वाले ब्राह्मण ने मुझसे इतनी बार वो कार्य करवाया कि अब मैं वास्तव में मेघों से गिरती वर्षा की बूंदों को धरती तक पहुंचने से पूर्व ही गिन लेता हूं। मां, आपको कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा जिससे हम उस दास चंद्रगुप्त को उसका स्थान दिखा सकें। मगध का सेनापति होते हुए भी आज मैं उसके कारण बहुत अपमानित हुआ हूं। ये समस्या हमारे व्यक्तिगत मान से बहुत ऊपर है सेनापति। मानी अब सर से बहुत ऊपर जा चुका है। बहुत ही कम अवधि में वो दास सम्राट का विशिष्ट बन चुका है और जिस गति से वो आगे बढ़ रहा है उससे तो बहुत शीघ्र ही सम्राट केवल उसी की बात सुनेंगे। पर वो समय दूर नहीं जब हमारी बातों का सम्राट के आगे कोई मोल नहीं होगा। असंभव। सम्राट मेरी बात सुनेंगे, आज भी और आने वाले कल में। उसने महल के 3 केंद्रों पर अपने मित्रों को कार्यरत करवा दिया है, राज रसोई, राजकोष और राजदूत। परंतु काम पर लगना और काम कर पाना ये 2 अलग बातें हैं। हमें शीघ्र ही इन चारों से छुटकारा पाना होगा। किंतु कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सर्वप्रथम हमें चंद्रगुप्त और उसके मित्रों पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी और प्रतीक्षा करनी होगी उचित समय की। और केवल एक अवसर, जितनी तीव्रता से वो सम्राट की दृष्टि में ऊंचा उठा है उतनी वेग से नीचे गिरेगा वो। मैं उसके छवि को ध्वस्त कर दूंगा और वही सम्राट जिन्होंने इन सबको उच्च पद दिए हैं, वही सम्राट इन्हें देंगे मृत्युदंड। ये वो स्थान है जहां पे वस्त्रों को धोया जाता है। मां,
क्या तुमने सुनिश्चित कर लिया यहाँ कोई और नहीं है? किसी की दृष्टि तो नहीं है ना हम पर? आप निश्चिंत रहिए माँ, यहाँ कोई भी नहीं है। भाई, वो चंद्र कह रहा था कि आप बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। यहाँ स्थूल, यहाँ भी। हाँ, बनाती तो हूँ, तुम्हें भी मिलेंगे, किंतु तब जब तुम अपने मित्रों के साथ बांट कर खाओगे। बांटोगे ना? ये मेरी ओर से तुम सभी की सफलता के लिए एक छोटा सा पुरस्कार। आज से मेरा एक नहीं, मेरे 4 पुत्र हैं। विजयी भव। अब अपने आंसू मत बहाओ माँ, इन आंसुओं को सहेजो और अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि मुझे शक्ति चाहिए, प्रेरणा चाहिए, ताकि मैं प्रतिशोध ले सकूं। हमारी क्रांति के पहले समर शंख की गूंज शीघ्र ही सब सुनेंगे। सम्राट के साथ तुम्हारी बढ़ती घनिष्ठता और विशेष कृपा के कारण महल में से बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं, और अब वो गिद्ध की भांति तुम पर दृष्टि गहाए बैठे हैं कि एक अवसर मिले और सम्राट की दृष्टि में तुम्हें गिरा दे। इसीलिए पुत्र, अब से जो भी करोगे सावधानी से करना। आज से हर दिन तुम्हारे लिए एक नई परीक्षा होगी। वो देखो वहां इन गाड़ियों में वो धन जा रहा है जो धनानंद ने मगध की प्रजा से कर के रूप में वसूला है। यही है धनानंद की सबसे बड़ी शक्ति भी। हे भगवान, हम किस प्रकार धनानंद की अपार शक्ति और धन के सामने टिक पाएंगे आचार्य? धनानंद के धन से थोड़ा धन चुराकर अपने शत्रु की शक्ति छीन लो और स्वयं शक्तिशाली हो जाओ। यदि राजकोष जाने वाली इन गाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है, तो धनानंद के राजकोष की व्यवस्था तो 100 गुना अधिक होगी, और वहां से धन चुराना असंभव है। मेरे साथ आओ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा क्या किया इस वानर ने? इसने कुछ मूंगफलियां खाई और कुछ आगे के लिए जमा कर रहा है। उचित कहा तुमने। धनानंद भी इस वानर की भांति ही है। वो अपने धन को लेकर इतना असुरक्षित है कि अपना सारा धन केवल राजकोष में नहीं रखता, कुछ धन किसी गुप्त स्थान पर छिपाकर भी रखता है।
ताकि वो उसके दुर्दिनों में उसके काम आ सके। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि धनानंद अपने ही राजकोष में से धन को चोरी कर उसे महल से कहीं दूर कहीं और छिपा कर रखता है। हाँ, और तुम्हें उस गुप्त स्थान का पता लगाना होगा